नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तो दोस्तों, मन की कलम से के इस एपिसोड में मैं पुनः उपस्थित हूँ एक प्रसिद्ध रचनाकार के साथ। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम मन की कलम से की श्रृंखला के माध्यम से उज्जैन और मालवा के साहित्यकारों की लेखनी को जन जन तक पहुँचा रहा है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं लोकप्रिय साहित्यकार श्री अनिल गुप्ता जी। दोस्तों, अनिल गुप्ता जी की दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इनके लेखन की विधा कविता, व्यंग एवं गजल है और इन्हें कमल रत्न गौरव सम्मान, एक सलाम देश के नाम साहित्य गौरव सम्मान, पैन वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिको आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, श्री अनिल गुप्ता जी आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं की रचनाएं आज आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ हम साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अनिल गुप्ता जी की पहली रचना। शीर्षक है नेताजी चले सरकार गिराने। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। उज्जैन का लोकप्रिय रेडियो स्टेशन जो आपकी अपनी खबर आपके द्वार तक पहुंचाता है, रेडियो दस्तक। आइए सुनते हैं अगली रचना, नेताजी चले सरकार गिराने। आज छुट्टन के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे जब से उसने यह सुना कि उसके साहब जी यानी नेताजी गांव आ रहे हैं। खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह साहब जी के आगमन की तैयारी में जुट गया। उसे याद है वह 12 वर्षों से साहब का नमक खा रहा है। साहब का मुंह लगा होने के कारण वह उनकी नस नस से वाकिफ था। उन्हें कब किस चीज की जरूरत है वह उसे जुबानी याद था। इस पर भी जब उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाए तब उसे कैसे उतारना है, यह सारे हुनर उसने साहब जी के पैर दबाते समय सीख लिए थे। कोठी में कदम रखते ही साहब को नमकीन में क्या लगेगा, छुट्टन उसकी तैयारी में जुट गया। उसने सुबह ही रज्जो को कोठी पर बुलाकर बैठक और दालान अच्छी तरह धुलवाकर उस पर फर्श बिछवा दिए थे। वैसे रज्जो को कोठी पर बुलवाने की भी 2 वजह थी। एक तो वह तेजी से उसके काम में हाथ बटाती थी, दूसरा उसे देखते ही साहब के चेहरे पर रौनक आ जाती थी। दोनों कोठी की साफ सफाई में व्यस्त हो गए। एक एक कमरे को कांच की तरह साफ किया गया। साहब का कमरा तो फिक्स था, उसमें किसी के रुकने की मनाही थी। उनकी अनुमति के बगैर अगर कोई गलती से उसमें चला भी गया तो अगले चुनाव में उसका टिकट कटना बिल्कुल तय था। इसलिए लोग उनके दरवाजे पर लगे ताले को भी सलाम ठोकना अपना अहोभाग्य समझते थे। उत्साही दया राम साहब जी से नया जुड़ा था। वह उनके हर आदेश को पलक झपकते ही पूरा कर देता था। मगर साहब की अनुमति के बगैर उनके कमरे में नहीं जाना है, इस मौखिक आदेश की उसे जानकारी नहीं थी। इसी कारण एक दोपहर जब साहब जिला पंचायत की मीटिंग में गए हुए थे, दयाराम अन्य लोगों की देखरेख के लिए कोठी पर ही रह गया था। भरी गर्मी में ठंड की गरज से वह साहब के कमरे में चला गया। जीवन में पहली बार इतने मोटे डनलप के गद्दे पर वह बैठा था। लेटते ही आंख लग गई। उसकी आंख तब खुली जब गुस्से से आग बबूला साहब के आदेश पर उसे नींद में ही बाहर दालान में फेंक दिया गया। उसके बाद दयाराम गांव में कभी दिखाई नहीं दिया। यह बात पूरे गांव में फैल गई। तब से किसी को कोई सरकारी काम हो या अर्जी देने का, किसी ने दालान से आगे कदम नहीं रखा। मगर एक बात छुट्टन के भेजे में अब तक नहीं घुसरी थी। जब राजनीति का सारा काम रिसोर्ट से होता है तो साहब सरकार गिराने भला यहाँ गांव में क्यों आ रहे हैं? उसने झूलन से ही पूछा था। वह बोला शायद यह हाईकमान का आदेश होगा। यह सुनकर तो उसका दिमाग और चकराने लगा। साहब के ऊपर भी कोई है का? वह तो पिछले 12 बरस से उन्हें ही सरकार मानता आ रहा है। कहीं बीबी जी तो हाईकमान नहीं है? नहीं, ये नहीं हो सकता। बीबी जी तो 4 जमात से ऊपर पढ़ ही नहीं पाई। उन्हें राजनीति का ज्ञान भला क्या होगा? नहीं, वे हाईकमान नहीं हो सकती। उसने अपने सिर को बड़ा सा झटका दिया। उसे क्या करना है? यह सब जानकर वह फिर से अपने काम में मशगूल हो गया। अचानक से एक बात उसके दिमाग में सूझी। साहब जी सरकार गिराने तो आ रहे हैं, मगर सरकार गिराएंगे कहाँ से? कहीं दूसरी या तीसरी मंजिल से तो नहीं? वह हड़बड़ा गया और रज्जों को लेकर दोनों मंजिल अच्छी तरह साफ कर दी। उसे मालूम था साहब जी को लेतलाली और गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी वह नीचे उतरा ही था
कि सायरन बजाती हुई सरकारी गाड़ियां दनदनाती एक के बाद एक दालान में खड़ी हो गई। सब धड़धड़ाते हुए कोठी में प्रवेश कर गए। साहब जी के रुतबे का सवाल था। उसने नए कांच के गिलास में सबको ठंडा पानी पिलाया। फिर सिर झुकाकर छुट्टन बोला, साहब जी काफ़ी बनाऊं या ठंडा ही लगा दूं? हाँ, पहले ठंडा लगा दो, हमें कुछ ज़रूरी काम भी करना है। जी साहब जी, यह कहकर वह बाहर आ गया। साहब ने राजधानी में बैठे बैठे पार्टी के बड़े नेता को मोबाइल लगाया और सरकार गिराने के बारे में चर्चा की। उन्हें हर हाल में मंत्री बनकर महकमे में अपना रसूख दिखाना था, किंतु मीडिया में उनकी खराब छवि के कारण पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाने से साफ इनकार कर दिया। इसी कारण वे गुस्से में भरे अपने समर्थकों के साथ कोठी पर सरकार गिराने आए ही थे। एकाएक हाईकमान का फ़ोन आ गया। यदि उन्होंने पार्टी और सरकार के खिलाफ जाकर कोई भी कार्य किया तो उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। बाहर उनके नाम के जयकारे लग रहे थे, मगर अंदर हाईकमान की चेतावनी के बाद अपना राजनीतिक कैरियर कहीं चौपट न हो जाए, इस डर से साहब जी की सिट्टी पिट्टी गुम थी। वाह, बहुत ही खूबसूरत रचना। नेताजी चले सरकार गिराने। एक तरफ छुट्टन के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसके साहब जी के आवभगत में उसने पूरा फार्म हाउस साफ कर दिया। उनकी हर एक आदत को मद्देनजर रखते हुए उसने हर तरह का इंतजाम करके रखा था। और वहीं दूसरी तरफ नेताजी सरकार गिराने चले थे और खुद ही पार्टी से निकलने की कगार पर आ चुके थे। नेताजी का जो रुतबा फैला हुआ था सभी दूर, वह महज जनता के बीच फैला या उनके कार्यकर्ताओं के बीच फैला एक डर था, जिसकी वजह से पार्टी को बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता। क्योंकि एक नेता को हमेशा जनता का सहयोगी होना चाहिए, न कि जनता के लिए सरदर्द। बहुत ही खूबसूरत रचना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं अनिल गुप्ता जी की अगली रचना। शीर्षक है कवि मुसद्दी लाल को आतंकवादियों की धमकी। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनिएगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन के श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। अगली रचना है कवि मुसद्दी लाल को आतंकवादियों की धमकी। शहर का तापमान रोज की अपेक्षा कुछ ज़्यादा गर्म था। शहर के अल्प चर्चित कवि मुसद्दी लाल को उनके मोबाइल पर एक आतंकवादी संगठन ने जान से मारने की धमकी दी थी। यह खबर जिसने भी सुनी वह आश्चर्य में पड़ गया। चर्चा का बाजार एकाएक गर्म हो गया। क्या बुरे दिन आ गए भैया, अब अपने मुसद्दी लाल को जान से मारने की धमकी मिल रही है। अरे अपने मुसद्दी को उसे मारने से किसी को क्या हासिल होगा। उधर कवि पलक बिहारी को चौराहे पर ही कुछ लोगों ने रोक लिया। क्या बिहारी जी, कुछ सुना आपने मुसद्दी लाल के बारे में? हाँ, अभी अभी मोहल्ले में कुछ बच्चे अंटी ताड़ते हुए आपस में यही बात कर रहे थे, मगर इस मामले में कुछ पेच जरूर है। उस ओटले छाप कवि को मारकर किसी को क्या मिलेगा, और थोड़ी देर के लिए किसी घनचक्कर ने ऐसा कर भी दिया, फुकट में 302 में अंदर चला जाएगा। लोग उसे कोसेंगे, सारे ने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास चवन्नी का फोड़ लिया। अरे मिसाल भी भूल गए क्या बिहारी जी? कुछ नहीं भूला भैया, मैं कुछ नहीं भूला। मुसद्दी है ही चवन्नी का माल। इधर एक राष्ट्रीय चैनल के संवाददाता ने सीधे कलेक्टर से इस विषय पर विस्तार से बात की। सर, आपको नहीं लगता कि इस तरह सरेआम धमकी देना नगर वासियों में भय पैदा करने की चाल है? ऐसा नहीं है, तुम अभी नए नए हो इसलिए ओवर रिएक्ट कर रहे हो। हर किसी एरे गोरे को मारने से न तो शहर की फिजा खराब होती है और न जनमानस में क्षोभ पैदा होता है। उल्टे उस धमकी देने वाले का मानसिक दिवालियापन उजागर होता है। तुम चिंता मत करो, प्रशासन हर तरफ से मुस्तैद है। शहर के पुलिस कप्तान से भी इस मुद्दे पर विचार जाने गए। क्या इस तरह की धमकी देकर आपको चैलेंज नहीं किया जा रहा है? अरे शैलेश जी, कौन किसे चैलेंज कर रहा है यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल तो हम यह सोच रहे हैं कि कहीं यह उसी आदमी की चाल तो नहीं है जो पिछले सप्ताह पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी दे रहा था। शहर में इन दिनों इस तरह की बहुत नाटक नौटंकी चल रही है। हमारी मुसद्दी पर भी पूरी नज़र है। वह जहाँ जहाँ भी बैठकर फोकट में चाय पीता है, ऐसी सभी जगह से CCTV फुटेज मंगवा ली गई है। अगर यह मुसद्दी की चाल हुई
तो तुम्हारे कैमरे की कसम उसे उसके गुसल खाने तक नहीं छोड़ेंगे। साले ने जीना हराम कर दिया है। तभी अचानक संवाददाता के मोबाइल की घंटी घनघना उठी। माहौल को देखते हुए उसने भी डरते डरते फ़ोन उठाया। उधर से चैनल हेड की आवाज़ आई, क्या हुआ मुसद्दी के इशू का? सर मैं उसी को कवर करने में लगा हूँ, मगर हालात को देखते हुए इसे नहीं लगता कि शहर में कोई बड़ी घटना होने वाली है। अच्छा तुम ऐसा करो, सांड धौलपुरी से बात करो, उनका इस विषय पर क्या स्टैंड है। कवि सांड धौलपुरी कोई 15 मिनट बाद अपने कमरे से निकलकर बैठक में आए। वे चाल से कम मगर चेहरे से बड़े गंभीर लग रहे थे। क्या जमाना आ गया है, किसी का कुछ स्टेटस ही नहीं बचा। बताओ, बेचारे मुसद्दी को इशू बना दिया। जिसे साहित्य की 12 खड़ी नहीं आती, क ख ग नहीं आता, उसे मोबाइल पर धमकी मिल रही है। एक हम है कि जमाने भर में अपनी कविता सुनाए, जगह जगह सारस्वत सम्मान हुआ, पूरा कमरा शाल और दुपट्टे से भरा पड़ा है और धमकी उसे मिल रही है। अरे अगर वह धमकी हमें मिली होती तो अब तक पूरा शहर माइक की तरह हिल गया होता। सेना की पूरी बटालियन हमारे घर के चारों तरफ लग चुकी होती। खुद DIG तुम जहाँ बैठे हो ना, वहाँ बैठे होते। पर नहीं, उन नासमिटों को एक मुसद्दी दिखा। जीवन में सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। अरे थोड़े तो तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम्हें कुछ दिखता है कि नहीं? यह कोई इंसाफ है भला? 40 साल से नगर निगम पढ़ रहे हैं, एक पाँव कमी सम्मेलन में रहता है और दूसरा घर में। आयोजकों के फोन पर फोन आते हैं, नहीं धौलपुरी जी तुम्हें हर हाल में आना होगा, नहीं तो हमारी लुटिया डूब जाएगी। लाजवंती बहन भी तुम्हारी यहाँ पर अपनी हाँ कहती है और यहाँ देखो तो धमकी मुसद्दी को मिल रही है। सारे कलम जलों को हमारा नाम नहीं सूझा क्या? क्या उन्हें उनके माँ बाप ने यह नहीं सिखाया कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है? तुम ठीक से पता करो, जरूर कोई मिस्टेक हुई है। मैं खुद थानेदार से कहूँगा उस मुसद्दी को रिमांड पर लेकर सख्ती से पूछताछ की जाए कि बोल, उन घास के पुलों ने मोबाइल पर धमकी देते वक्त तेरा नाम लिया था या सांड धौलपुरी का? साला कार्तिक मेला हमने दिलवाया और हमें ही ताव दे रहा है। उसे कार्तिक मेला हमने दिलवाया और हमें ही दाव दे रहा है। सड़क छाप कवि का, सड़क छाप कवि। अरे कवि भी कहो, अरे कवि भी काहे का, फोकट ऊल जलूल बकने वाला। अंदर से पत्नी पानी का गिलास लेकर आई। अब गुस्सा थूक दो जी, जो होना था सो हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया? मैं 4 दिन शहर में क्या नहीं रहा, कल का गिंडोला आज सांप बन गया। तभी खतरे का सायरन बजने लगा। शहर के मुख्य चौराहे पर भीषण विस्फोट हो गया। लल्लन की साइकिल के पीछे बैठा मुसद्दी बम के गोले के साथ बीच सड़क पर जा गिरा। वह धू धू कर जलने लगा। लोग इधर से उधर भागने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिसे जहाँ भी जगह मिली वहीं पसर गया। पुलिस के सायरन की आवाज गूंजने लगी। 2 सिपाही गाड़ी से कूदकर आपस में बातें करने लगे। यह क्या हो गया सर? जिसे हम रस्सी समझ रहे थे वह सांप निकला। सालों ने तमाकू मसलने तक का टाइम नहीं दिया। कुछ तो है सर इस मुसद्दी में, समझ नहीं आता ये आतंकवादी जनता को मारते मारते कवि को मारने क्यों लग गए। जनता का तो शहर में फिर भी कुछ इनपुट होता है, मगर इनका क्या? पूरे 3 दिन हो गए इस घटना को घटित हुए, मगर प्रशासन को कहीं से कोई क्लू नहीं मिला। न ही किसी आतंकवादी संगठन ने इस घटना की कोई जिम्मेदारी ली। आतंकवादियों ने भी इस बार अपना ट्रेंड कुछ चेंज किया। वे देखना चाहते थे कि एक कवि के मारे जाने पर स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर के कवि के दिल पर क्या गुजरती है। किंतु विस्फोट होते ही आतंकवादियों को लेने के देने पड़ गए। पड़ोस के मुल्क में बैठे उनके आकाओं के फोन पर फोन आने लगे। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ क्या, या बैठे बैठे सठिया गए हो? स्टेट के चुनाव सिर पर हैं और तुम्हें वो सिंगल फ्रेम मुसद्दी मिला। स्टेट के चुनाव सिर पर है और तुम्हें वो सिंगल फ्रेम मुसद्दी ही मिला। लाखों का RDX बर्बाद कर दिया। अब जो होमवर्क दिया है वह करो। फोकट में हमारा समय और दिमाग मत खराब करो। आतंकवादियों को भी अपनी गलती का एहसास हो चला था। मुसद्दी को मारकर उन्होंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा। शहर तो शहर, कोई मोहल्ला तक नहीं हिला, उल्टे उनकी ही साख गिरी। इधर श्रद्धांजलि सभा में शहर के छोटे बड़े कवि मनी मन खुश होकर आतंकवादियों को शाबाशी दे रहे थे। चलो छोटे ही सही, शहर के कवियों पर किसी का तो ध्यान गया। सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत व्यंग रचना अनिल गुप्ता जी। दोस्तों, मुसद्दी लाल कवि चाहे जैसा भी हो, था तो इंसान ही, लेकिन विचारधाराएं भी देखिए ना, कितनी ही भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। आतंकवादियों को मुसद्दी लाल से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वह उसे ठीक तरह से जानते नहीं थे। लेकिन उसी की सोसाइटी में रहने वाले अन्य लोग
और कवि जन जो मुसद्दी लाल को जानते थे, उन्हें भी मुसद्दी लाल से कोई लेना देना नहीं था। मुसद्दी लाल का सुर्खियों में आना लोगों के पेट में खटक रहा था, लेकिन मुसद्दी लाल की मौत, उस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। इस तरह के व्यंग समाज में अक्सर होते रहते हैं। बहुत ही सुंदर रचना अनिल जी, बड़े ही खूबसूरत ढंग से आपने अपनी व्यंग रचनाओं को लिखा है और वाकई इस तरह के दृश्य हमें कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे आपका, आपकी इतनी बहुमूल्य रचनाओं के लिए जो आपने हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम पुनः रूबरू हुए लोकप्रिय साहित्यकार श्री अनिल गुप्ता जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे, लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे उज्जैन के लोकप्रिय साहित्यकार श्री अनिल गुप्ता जी की साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।